आज हम हिमालय पर्वत श्रृंखला को आसान संवाद में समझेंगे, उसकी उत्पत्ति, महान, मध्य और शिवालिक विभाजन तक। और वीडियो के अंत में आपके लिए होंगे 20 बेहद महत्वपूर्ण MCQs जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपनी तैयारी को एक कदम आगे बढ़ाइए। नमस्कार और स्वागत है। आज हम उस विशाल पर्वत श्रृंखला की कहानी में उतर रहे हैं जो भारत की किस्मत तय करती है, हिमालय। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। ये असल में एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए तैयार की गई डिजाइन गाइड है। और आज हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि इन स्लाइड्स में क्या लिखा है, बल्कि ये समझना है कि इनके पीछे छिपी असल कहानी कितनी गहरी और ज़रूरी है। तो हम इस गाइड को एक नक्शे की तरह इस्तेमाल करेंगे, एक ऐसा नक्शा जो हमें हिमालय के जन्म से लेकर आज हमारी जिंदगी पर उसके असर तक ले जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए इस नक्शे का पहला पन्ना खोलते हैं, यानी कि शीर्षक। इस पर लिखा है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्पत्ति, विभाजन और प्रमुख चोटियां। तो संदेश साफ है, हम किसी मामूली पहाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। हम पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली संरचनाओं में से एक की बात कर रहे हैं। चलिए तो फिर इसी शक्ति के स्रोत पर चलते हैं। हिमालय का जन्म, दो प्लेटों की टक्कर। ये सुनने में तो किसी कॉस्मिक एक्शन फिल्म जैसा लगता है। और असलियत इससे भी ज्यादा नाटकीय है। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 5 करोड़ साल पहले भारत एक द्वीप की तरह था और वो धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसक रहा था। फिर वो पूरी ताकत से यूरेशियन प्लेट यानी एशिया के भूभाग से टकराया। और ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी। तो जब ये दो महाद्वीप टकराए तो बीच में जो टेथिस नाम का सागर था, उसका क्या हुआ? वही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। उस टक्कर के जबरदस्त दबाव से सागर की पूरी जमीन, उसकी तलछट, मिट्टी, पत्थर, सब कुछ ऐसे मुड़ने लगा जैसे आप किसी कागज को दोनों सिरों से दबाते हैं। अच्छा। और यही मुड़ी हुई, ऊपर उठी हुई जमीन आज का हिमालय है। इसीलिए इसे वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन कहते हैं। एक मिनट, तो ये वलित पर्वत सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है, इसका मतलब है कि ये टक्कर आज भी चल रही है? बिल्कुल। और यही सबसे हैरान करने वाली बात है। भारतीय प्लेट आज भी हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से एशिया के नीचे धंस रही है। जब भी हम नेपाल, उत्तराखंड या दिल्ली NCR में भूकंप की खबर सुनते हैं, तो वो असल में इसी करोड़ों साल पुरानी टक्कर का नतीजा होता है। हिमालय कोई मरी हुई चट्टान नहीं है, ये एक जीवित, सांस लेती हुई चीज है। वाह, ये नजरिया तो सब कुछ बदल देता है। तो इस जीवित पर्वत की बनावट कैसी है? गाइड इसे 3 परतों में बांटती है, जैसे कोई 3 मंजिला इमारत हो। हाँ, और ये बंटवारा हमें इसकी विशालता को समझने में मदद करता है। सबसे ऊपर की मंजिल है महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। बीच में है मध्य हिमालय यानी हिमाचल, और सबसे नीचे जो मैदानी इलाकों से जुड़ा है वो है शिवालिक। और ये तीनों परतें सिर्फ ऊंचाई में ही नहीं, बल्कि मतलब अपने चरित्र, मौसम, सब में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। बिल्कुल अलग। तो चलिए सबसे ऊपर वाली मंजिल से शुरू करते हैं। हिमाद्री, नाम से ही लगता है कि ये बर्फ का घर होगा। एकदम सही। हिम आद्री का मतलब ही है बर्फ से ढका हुआ। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से ज्यादा है। 6000 मीटर मतलब एक हवाई जहाज जितनी ऊंचाई पर उड़ता है उसका लगभग आधा। और लोग उस ऊंचाई पर चढ़ते हैं, ये सोचना ही अविश्वसनीय है। हाँ, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, सब इसी हिमाद्री का हिस्सा हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ चोटियां नहीं हैं, यहीं पर गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे विशाल ग्लेशियर हैं। तो जब हम हिमाद्री की बात करते हैं तो हम सिर्फ बर्फीली चोटियों की नहीं, हम भारत की जीवन रेखा के स्रोत की बात कर रहे होते हैं। सही पकड़ा। गंगोत्री ग्लेशियर सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा नहीं है, वो गंगा का जन्म स्थान है जो 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को पानी पिलाती है। तो ये तो हुई सबसे ऊंची बर्फीली दुनिया। लेकिन अगर हम इस बर्फ की चादर से थोड़ा नीचे उतरें तो हमें हिमालय का वो चेहरा दिखता है जो ज्यादातर लोगों से परिचित है, हरा भरा और जिंदगी से भरपूर। आप मध्य हिमालय यानी हिमाचल की बात कर रही हैं। इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर्स के बीच है। यहाँ का मौसम हिमाद्री की तरह कठोर नहीं है। यहीं पर पीर पंजाल और धौलाधार जैसी खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल, हमारे सभी पसंदीदा हिल स्टेशन भी तो यहीं हैं।
हाँ बिल्कुल, ये हिमालय का वो हिस्सा है जहां इंसान और पहाड़ एक साथ रहते हैं, जहां संस्कृति और प्रकृति का संगम होता है। और फिर हम आते हैं सबसे निचली मंजिल पर, शिवालिक। गाइड में इसे सबसे नई श्रेणी कहा गया है। इसका क्या मतलब है? क्या ये अभी भी बन रही है? एक तरह से हाँ, भूवैज्ञानिक तौर पर इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है। जब हिमालय ऊपर उठ रहा था तो उससे निकली नदियां अपने साथ भारी मात्रा में कंकड़, पत्थर और मलबा बहाकर लाईं। यही मलबा जब जमा हो गया तो उससे शिवालिक की पहाड़ियां बनी। इसीलिए ये उतनी मजबूत नहीं है और यहाँ भूस्खलन का खतरा ज्यादा होता है। और गाइड में दून घाटियों का भी जिक्र है। देहरादून तो हम सब जानते हैं, पर ये दून होता क्या है असल में? दून असल में मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच की चौड़ी और समतल घाटियां हैं। जब नदियां मलबा जमा कर रही थीं, तो उन्होंने कुछ रास्ते ब्लॉक कर दिए, जिससे अस्थायी झीलें बन गईं। बाद में जब नदियां अपना रास्ता बदल कर निकल गईं, तो पीछे ये उपजाऊ समतल घाटियां रह गईं। देहरादून, पाटलीदून, ये सब खेती और बसावट के लिए बहुत अहम है। तो हमने हिमालय की 3 परतों को समझ लिया, लेकिन जो बात हमेशा दिमाग में आती है वो है इन चोटियों की ऊंचाई। गाइड में 3 का जिक्र है, माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर, कंचनजंगा और नंगा पर्वत। क्या ये सारी सबसे ऊंची चोटियां एक ही परत यानी हिमाद्री में ही आती हैं? हाँ, दुनिया की 100 सबसे ऊंची चोटियों में से सारी की सारी हिमालय या उससे जुड़ी काराकोरम रेंज में ही हैं, और ये सभी हिमाद्री का हिस्सा हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर का सबसे ज्यादा असर इसी हिस्से पर पड़ा है। ये वो जोन है जहां जमीन सबसे ज्यादा मुड़ी और ऊपर उठी। ये चोटियां उस विशाल भूवैज्ञानिक टक्कर की गवाह हैं। गाइड में एक और दिलचस्प बात है। अब तक हम हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर 3 परतों में देख रहे थे, लेकिन एक और तरीका है, पश्चिम से पूर्व, नदियों के आधार पर। हाँ, ये एक क्षेत्रीय विभाजन है। इसमें नदियों को प्राकृतिक सीमा मानकर हिमालय को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पश्चिम में सिंधु और सतलुज नदी के बीच का हिस्सा पंजाब हिमालय कहलाता है, और फिर सतलुज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय है। तो ये जो नदियों के आधार पर विभाजन है, क्या इसका कोई व्यावहारिक मतलब भी है? मतलब क्या कुमाऊं हिमालय का कल्चर पंजाब हिमालय से अलग है, सिर्फ इसलिए कि उनके बीच सतलुज नदी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, बिल्कुल है। पुराने समय में जब सड़कें और पुल नहीं थे, तब ये विशाल नदियां ही प्राकृतिक सीमाएं होती थीं। इसलिए इनके आर पार आपको बोलियों, परंपराओं, पहनावे और यहाँ तक कि वास्तुकला में भी फर्क देखने को मिलता है। ये सिर्फ भूगोल की लाइनें नहीं है, ये सांस्कृतिक सीमाएं भी हैं। अच्छा, और बाकी के 2 हिस्से कौन से हैं? काली और तीस्ता नदी के बीच का सबसे बड़ा हिस्सा है नेपाल हिमालय, जहां एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी चोटियां हैं, और फिर तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक पूर्व में असम हिमालय फैला हुआ है, जो अपनी घनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। तो हमने हिमालय के जन्म, उसकी बनावट और उसके विभाजन को समझ लिया, पर अब सबसे बड़ा सवाल आता है, इन सब का असल में मतलब क्या है? ये पर्वत श्रृंखला भारत के लिए इतनी जरूरी क्यों है? गाइड इसे भारत का वरदान कहती है, जो कि एक बहुत बड़ा दावा है। और ये दावा बिल्कुल सही है। इसके पीछे 3 ठोस कारण हैं। पहला और सबसे जरूरी है मानसून पर प्रभाव। कल्पना कीजिए कि अगर हिमालय नहीं होता, दक्षिण से आने वाली नमी से भरी मानसूनी हवाएं बिना रुके सीधा मध्य एशिया चली जाती और भारत का ज्यादातर उत्तरी हिस्सा एक सूखा रेगिस्तान होता। हिमालय एक विशाल दीवार की तरह इन हवाओं को रोकता है, उन्हें ऊपर उठने पर मजबूर करता है, जिससे वो ठंडी होकर पूरे उत्तर भारत में बारिश करती हैं। हमारी खेती, हमारी नदियां, हमारी अर्थव्यवस्था सब इसी बारिश पर निर्भर हैं। यानी हिमालय भारत का मौसम बनाता है। और दूसरा कारण, वो सुरक्षा से जुड़ा है। हाँ, हजारों सालों से हिमालय ने उत्तर से आने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाओं और आक्रमणकारियों दोनों के लिए एक अभेद्य दीवार का काम किया है। इसकी ऊंचाई और दुर्गम रास्ते इसे पार करना लगभग नामुमकिन बना देते हैं। ये भारत की एक प्राकृतिक सीमा है जो हमें मौसम और दुश्मनों दोनों से बचाती है। और तीसरा कारण, जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पानी। बिल्कुल, हिमालय को यूं ही एशिया का वाटर टावर नहीं कहते। सोचिए, दुनिया की करीब 20% आबादी यानी लगभग 1.5 अरब लोग हिमालय के ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियों पर निर्भर हैं। और ये सिर्फ भारत की गंगा यमुना नहीं, बल्कि चीन की यांगत्सी और पाकिस्तान की सिंधु नदी भी है। ये ग्लेशियर असल में
अरबों लोगों के लिए पानी का एक नेचुरल बैंक है। हमारी सदानीरा नदियों का स्रोत। हाँ, सदानीरा यानी 12 नदियां जो साल भर बहती हैं। इनके बिना उत्तर भारत के विशाल मैदानों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं है, ये सच में भारत की जीवन रेखा है। हिमालय विश्व का सबसे युवा वलित पर्वत है। इसकी 3 मुख्य श्रेणियां हैं और ये भारत की जलवायु, सुरक्षा और जल संसाधनों के लिए बेहद जरूरी है। रिया, ध्यान से सुनो। प्रश्न 1 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति किस प्राचीन सागर के तलछटों में वलन यानी फोल्डिंग पड़ने से हुई है? विकल्प है लाल सागर, टेथिस सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। मुझे लगता है सही उत्तर है टेथिस सागर, ऑप्शन बी। बिल्कुल सही। करोड़ों साल पहले जहां आज हिमालय है, वहां एक विशाल सागर था, टेथिस सागर। और जब भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसककर यूरेशियाई प्लेट से टकराई तो सागर में जमा तलछट ऊपर उठ गई। तो इसे ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे? नहीं अमर, ध्यान दो, इसी फोल्डिंग की वजह से हिमालय को वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय से पहले वहां क्या था? टेथिस सागर। ये सागर किन 2 प्लेटों के बीच था? भारतीय और यूरेशियाई प्लेट। टकराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्लेट विवर्तन की। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? नवीन वलित पर्वत। अब प्रश्न 2, हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प हैं शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री यानी महान हिमालय, लद्दाख श्रेणी। इसका उत्तर तो क्लियर है, हिमाद्री यानी महान हिमालय, ऑप्शन सी। परफेक्ट। इसे हिमाद्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साल भर बर्फ से ढकी रहती है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर होती है। और इसका निर्माण मिट्टी से हुआ है ना? नहीं अमन, इसका आंतरिक भाग ग्रेनाइट से बना है और माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इसी श्रेणी में आते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची दीवार? हिमाद्री। औसत ऊंचाई? 6000 मीटर। मुख्य पत्थर? ग्रेनाइट। क्या यहाँ हमेशा बर्फ रहती है? हाँ, इसलिए नाम हिमाद्री। अब सवाल थोड़ा पॉपुलर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है, किस देश में स्थित है? विकल्प है भारत, भूटान, चीन, नेपाल। इसका सही उत्तर है नेपाल, ऑप्शन डी। एब्सोल्युटली राइट। नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है। 2020-21 के नए सर्वे के अनुसार अब इसकी आधिकारिक ऊंचाई है 8848.86 मीटर। एवरेस्ट का नेपाली नाम? सागरमाथा। तिब्बती नाम? चोमोलुंगमा। ताजा ऊंचाई? 8848.86 मीटर। किस हिमालय श्रेणी में? महान हिमालय। देहरादून और कोटली दून हिमालय के किस भौतिक विभाग में स्थित हैं? विकल्प हैं महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी, ट्रांस हिमालय। दून घाटियां, तो सही उत्तर होगा शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन सी। बिल्कुल। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच जो लंबवत घाटियां होती हैं, उन्हें दून कहते हैं। और शिवालिक हिमालय की सबसे नई और दक्षिणी श्रेणी है। शिवालिक की ऊंचाई लगभग 3000 मीटर होती है ना? नहीं अमन, शिवालिक की औसत ऊंचाई लगभग 900 से 1100 मीटर होती है। देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। दून का मतलब? पहाड़ों के बीच की लंबवत घाटी। शिवालिक किस प्रकार की श्रेणी? सबसे नई और बाहरी। देहरादून किस राज्य में? उत्तराखंड। शिवालिक की ऊंचाई? 900 से 1100 मीटर। रिया, अब प्रश्न 5 सुनो। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विकल्प हैं ए नंदा देवी, बी कंचनजंगा, सी माउंट एवरेस्ट या डी K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत में स्थित, तो सही उत्तर होगा कंचनजंगा, ऑप्शन बी। बिल्कुल सही। कंचनजंगा 8586 मीटर सिक्किम में स्थित है और यह मुख्य हिमालय श्रेणी की भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अमन, K2 तो इससे भी ऊंची है, तो वही भारत की सबसे ऊंची चोटी हुई ना? नहीं रिया, यही एग्जाम ट्रैप है। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी जरूर है, लेकिन वो काराकोरम श्रेणी में है, मुख्य हिमालय में नहीं। ओह, और कंचनजंगा भारत नेपाल सीमा पर भी स्थित है और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। क्या ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है? हाँ। मुख्य हिमालय में भारत का ताज? कंचनजंगा।
K2 और कंचनजंगा में फर्क। K2 काराकोरम में, कंचनजंगा हिमालय में। अब प्रश्न 6। शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन हिमालय के किस भाग में स्थित हैं? विकल्प हैं ए हिमाद्री, बी हिमाचल यानी मध्य हिमालय, सी शिवालिक या डी ट्रांस हिमालय। ये तो इजी है, हिमाचल यानी मध्य हिमालय, ऑप्शन बी। करेक्ट। मध्य हिमालय को हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। यही कारण है कि ये क्षेत्र पर्यटन के लिए सबसे फेमस है। मौसम सुहावना होता है। और यहाँ सबसे छोटी पर्वत श्रेणी पीर पंजाल है। नहीं अमन, पीर पंजाल मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। और यही कारण है कि मसालों और फलों के बाग इसी क्षेत्र में मिलते हैं। हिमालय का पर्यटन केंद्र? मध्य हिमालय। पीर पंजाल कहाँ स्थित है? मध्य हिमालय में। औसत ऊंचाई? 3700 से 4500 मीटर। फलों के बाग कहाँ? हिमाचल श्रेणी में। अब प्रश्न 7। सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं ए कुमाऊं हिमालय, बी नेपाल हिमालय, सी असम हिमालय या डी पंजाब हिमालय। नदियों के आधार पर वर्गीकरण, तो सही उत्तर होगा पंजाब हिमालय, ऑप्शन डी। बिल्कुल सही। ये वर्गीकरण सिडनी बुराड ने किया था। सिंधु और सतलुज के बीच का भाग पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहलाता है। और इसकी चौड़ाई सबसे कम है? नहीं अमन, इसकी चौड़ाई अन्य भागों की तुलना में अधिक है। यही काराकोरम और लद्दाख श्रेणियां आती हैं। क्षेत्रीय विभाजन का आधार? नदियां? सिंधु सतलुज क्षेत्र पंजाब हिमालय। किस राज्य में फैला है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मुख्य नदी? सिंधु। सतलुज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं ए कुमाऊं हिमालय, बी पंजाब हिमालय, सी नेपाल हिमालय या डी असम हिमालय। इसका सही उत्तर है कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन ए। करेक्ट। लगभग 320 किलोमीटर का ये क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल जैसी प्रमुख चोटियां यहीं पाई जाती हैं। और गंगोत्री यमुनोत्री कहीं और से निकलती होंगी? नहीं अमन, गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों कुमाऊं हिमालय में ही है और काली नदी भारत नेपाल की सीमा बनाती है। उत्तराखंड का हिमालय? कुमाऊं हिमालय। गंगोत्री कहाँ से निकलती है? कुमाऊं हिमालय से। काली नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की? नंदा देवी। रिया, अब प्रश्न 9। हिमालय की सबसे नवीन यानी यंगेस्ट श्रेणी कौन सी है? विकल्प हैं महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, शिवालिक, मध्य हिमालय। यंगेस्ट मतलब जो सबसे बाद में बनी हो, तो सही उत्तर होगा शिवालिक, ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। शिवालिक का निर्माण सबसे अंत में हुआ, इसीलिए इसे सबसे नवीन श्रेणी कहा जाता है। ये नदियों द्वारा लाए गए कंकड़, पत्थर और मिट्टी जैसे अवसादों से बनी है। तो ये सबसे स्थिर श्रेणी होगी, है ना? नहीं अमन, ये सबसे अस्थिर श्रेणी है, इसीलिए यहाँ आज भी भौगोलिक बदलाव और भूकंप आते रहते हैं। इसे बाह्य हिमालय यानी आउटर हिमालयाज भी कहते हैं। हिमालय का सबसे छोटा बच्चा? शिवालिक। ये किससे बना है? कंकड़, पत्थर और मिट्टी से। क्या यहाँ भूकंप आते हैं? हाँ, क्योंकि ये अस्थिर है। इसे और क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय। अब प्रश्न 10। पीर पंजाल श्रेणी हिमालय के किस भाग का हिस्सा है? विकल्प हैं ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय या शिवालिक। इसका सही उत्तर है लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय, ऑप्शन सी। करेक्ट। पीर पंजाल मध्य हिमालय की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है। और अटल टनल शायद महान हिमालय में है? नहीं अमन, अटल टनल पीर पंजाल श्रेणी के रोहतांग दर्रे में बनी है। मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी? पीर पंजाल। अटल टनल कहाँ है? पीर पंजाल श्रेणी में। ये किन राज्यों में फैली है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल। ये क्यों प्रसिद्ध है? अपनी सुंदरता और दर्रों के लिए। अब प्रश्न 11। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच फैले हिमालय को क्या कहते हैं? विकल्प हैं असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के बीच, तो सही उत्तर है नेपाल हिमालय, ऑप्शन डी। बिल्कुल सही। ये हिमालय का सबसे लंबा प्रादेशिक विभाग है, लगभग 800 किलोमीटर। और यहीं स्थित हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, माउंट एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा।
तो ये सबसे चौड़ा हिस्सा होगा, है ना? नहीं अमन, ये हिस्सा संकरा लेकिन बहुत ऊंचा है। हिमालय का सबसे लंबा हिस्सा? नेपाल हिमालय। ये किन नदियों के बीच है? काली और तीस्ता। एवरेस्ट इसी का हिस्सा है? बिल्कुल सही। इसकी चौड़ाई कैसी है? संकरा और ऊंचा। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां किस हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? विकल्प हैं महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, शिवालिक, पूर्वांचल। इसका सही उत्तर है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी। करेक्ट। ट्रांस हिमालय का मतलब होता है हिमालय के पार। ये मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित है और इसका बड़ा हिस्सा तिब्बत में है। तो क्या केटू भी हिमालय का हिस्सा है? नहीं अमन, केटू काराकोरम श्रेणी में है जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, इसीलिए इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। और हाँ, ये मुख्य हिमालय से भी पुराना है। हिमालय के उत्तर में क्या है? ट्रांस हिमालय। केटू किस श्रेणी में है? काराकोरम। ट्रांस हिमालय को और क्या कहते हैं? तिब्बती हिमालय। क्या ये हिमालय से पुराना है? हाँ। रिया, अब प्रश्न 13 सुनो। तिस्ता नदी और दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? विकल्प है ए असम हिमालय, बी नेपाल हिमालय, सी कुमाऊं हिमालय या डी कश्मीर हिमालय। तिस्ता से दिहांग के बीच, तो सही उत्तर है असम हिमालय, ऑप्शन ए। बिल्कुल सही। तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र यानी दिहांग नदी तक का भाग असम हिमालय कहलाता है। ये क्षेत्र सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी शायद एवरेस्ट है। नहीं अमन, नामचा बरवा इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण चोटी है। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करने के लिए मुड़ती है। पूर्वोत्तर भारत का हिमालय? असम हिमालय। इसकी पूर्वी सीमा कौन बनाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। नामचा बरवा कहाँ है? असम हिमालय, अरुणाचल सीमा पर। यहाँ वर्षा कैसी होती है? बहुत अधिक। अब प्रश्न 14। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? विकल्प हैं ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है उत्तराखंड, ऑप्शन सी। करेक्ट। नंदा देवी 7,816 मीटर पूरी तरह भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है। और इसके आसपास कोई संरक्षित क्षेत्र नहीं है? नहीं अमन, नंदा देवी नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड के चमोली में। ये किस हिमालय का हिस्सा है? कुमाऊं हिमालय। क्या ये यूनेस्को साइट है? हाँ। इसकी ऊंचाई? 7,816 मीटर। अब प्रश्न 15। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? विकल्प हैं ए ब्लॉक पर्वत, बी अवशिष्ट पर्वत, सी ज्वालामुखी पर्वत या डी वलित पर्वत। इसका उत्तर बिल्कुल क्लियर है, वलित पर्वत, ऑप्शन डी। बिल्कुल सही। हिमालय का निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने और परतों में वलन यानी फोल्डिंग से हुआ है। और क्योंकि ये प्रक्रिया भूगर्भिक समय के अनुसार हाल ही में हुई है, इसीलिए हिमालय को नवीन वलित पर्वत यानी यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। तो क्या अरावली भी नया वलित पर्वत है? नहीं अमन, अरावली भी वलित पर्वत है, लेकिन वो बहुत पुराना है, जबकि हिमालय नया है और इसकी ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। फोल्ड माउंटेन क्या होता है? दबाव से मुड़ा हुआ पहाड़। अरावली वलित पर्वत है? हाँ, पर बहुत पुराना। हिमालय नया या पुराना? नया यानी यंग। क्या इसकी ऊंचाई बढ़ रही है? हाँ। धौलागिरी और अन्नपूर्णा चोटियां किस देश में स्थित हैं? विकल्प हैं ए भारत, बी नेपाल, सी भोपाल या डी पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है नेपाल, ऑप्शन बी। करेक्ट। धौलागिरी और अन्नपूर्णा दोनों महान हिमालय की 8,000 मीटर से ऊंची चोटियां हैं। और खास बात, अन्नपूर्णा दुनिया की सबसे खतरनाक पर्वत चोटियों में से एक मानी जाती है। तो धौलागिरी का मतलब काला पर्वत होता है? नहीं अमन, धौलागिरी का अर्थ है सफेद पर्वत। और हाँ, ये दोनों चोटियां विश्व की टॉप 10 हाईएस्ट पीक्स में आती हैं। धौलागिरी का अर्थ? सफेद पर्वत। ये किस श्रेणी में है? महान हिमालय। अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में। क्या ये टॉप 10 चोटियां हैं? हाँ। रिया, अब प्रश्न 17। हिमालय की वो कौन सी श्रेणी है जो आंतरिक हिमालय यानी इनर हिमालयाज के नाम से भी जानी जाती है? विकल्प हैं ए शिवालिक, बी लघु हिमालय, सी महान हिमालय यानी हिमाद्री या डी अरावली। इनर हिमालयाज,
तो सही उत्तर होगा महान हिमालय यानी हिमाद्री, ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। महान हिमालय को आंतरिक हिमालय या सेंट्रल हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि यही हिमालय की सबसे केंद्र में स्थित और सबसे ऊंची श्रेणी है। तो इसके उत्तर में मध्य हिमालय होगा? नहीं अमन, इसके उत्तर में ट्रांस हिमालय और दक्षिण में मध्य हिमालय स्थित है, और खास बात, प्रमुख नदियां इसी के ग्लेशियरों से निकलती हैं। हिमाद्री का दूसरा नाम? आंतरिक हिमालय। क्या ये सबसे सतत श्रेणी है? हाँ, दर्रे बहुत कम है। इसकी बनावट कैसी है? चाप जैसी, आँख। नदियां कहाँ से निकलती हैं? इसके ग्लेशियरों से। अब प्रश्न 18। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर किन नदियों के बीच है? विकल्प हैं ए गंगा से ब्रह्मपुत्र, बी सिंधु से ब्रह्मपुत्र, सी यमुना से तीस्ता, या डी सिंधु से गंगा। इसका सही उत्तर है सिंधु से ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी। करेक्ट। हिमालय पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ यानी नंगा पर्वत से शुरू होकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ यानी नामचा बरवा तक फैला है, और इसकी कुल लंबाई लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर है। तो इसकी आकृति सीधी रेखा जैसी होगी? नहीं अमन, इसकी आकृति धनुष या चाप जैसी है। हिमालय की कुल लंबाई 2400 से 2500 किलोमीटर। पश्चिमी बिंदु? सिंधु नदी का मोड़। पूर्वी बिंदु? ब्रह्मपुत्र दिहांग का मोड़। आकृति कैसी है? चाप जैसी। अब प्रश्न 19। हिमालय की श्रेणियों के बीच स्थित चौड़ी घाटियां जैसे काठमांडू घाटी किस श्रेणी के बीच पाई जाती हैं? विकल्प हैं ए ट्रांस हिमालय, बी शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच, सी महान और मध्य हिमालय के बीच, या डी केवल शिवालिक में। काठमांडू घाटी। तो सही उत्तर होगा महान और मध्य हिमालय के बीच, ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। ये घाटियां बहुत उपजाऊ, झीलों से भरपूर और कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये घाटियां नदियों ने काटकर बनाई होंगी? नहीं अमन, इनका निर्माण अधिकतर पुरानी झीलों के सूखने से हुआ है, और यही कारण है कि ये पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। काठमांडू कहाँ बसा है? एक विशाल हिमालयी घाटी में। कश्मीर घाटी किनके बीच है? महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच। घाटियां कैसे बनी? पुरानी झीलों के सूखने से। पर्यटन के लिए? विश्व प्रसिद्ध। अब अंतिम प्रश्न। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के लिए किस रूप में महत्वपूर्ण है? विकल्प हैं ए मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा कराना, बी ठंडी साइबेरियाई हवाओं से रक्षा करना, सी 12 नदियों का स्रोत होना, या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। बिल्कुल सही। हिमालय भारत के लिए एक वरदान है। ये बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को रोककर वर्षा कराता है, मध्य एशिया की ठंडी हवाओं से रक्षा करता है, और गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी 12 नदियों को पानी देता है। तो ये सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला है? नहीं अमन, हिमालय भारत का रक्षक, जलवायु नियंत्रक और एक विशाल वाटर टैंक है। हिमालय भारत का क्या है? रक्षक और भाग्य विधाता। जलवायु पर प्रभाव? मानसून रोककर वर्षा कराता है। सर्दियों में क्या करता है? साइबेरिया की ठंडी हवाओं से बचाता है। नदियों के लिए? एक विशाल वाटर टैंक। अगर ये हिमालय MCQs कॉन्वर्सेशन सीरीज आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसे ही कॉन्सेप्ट प्लस MCQ प्लस माइंड मैप कंटेंट के लिए SKM स्टडी पॉइंट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में लिखो अगला चैप्टर कौन सा चाहिए।